सेविंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बचत और ब्याज दर interest rate is one of the very important factor which exercise influence on the volume of saving. Interest rate is defined as opportunity cost of holding money in the hand, that is the amount foregone for keeping the money in hand. It is a very incentive that propels any person to deposit money in a bank. ब्याज दर उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो बचत की मात्रा पर प्रभाव डालती है। ब्याज दर को हाथ में पैसा रखने की अवसर लागत के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी हाथ में पैसा रखने के लिए छोड़ी गई राशि। यह वह प्रोत्साहन है जो किसी भी व्यक्ति को बैंकों में पैसा जमा करने के लिए प्रेरित करता है। In if the rate of interest is high, is generally include people to save more money, and if it is a low, saving is discouraged. However, there are few people who will try to save more even when interest rate is low, or save less when interest rate is high, just to provide themselves a certain annual income for their old age or their dependents. अगर ब्याज दर ज़्यादा है तो आमतौर पर लोगों को ज़्यादा पैसे बचाने के लिए प्रेरित करती है, और अगर ये कम है तो बचत प्रोत्साहित होती है। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ब्याज दर कम कर होने पर भी ज़्यादा बचत करने की कोशिश करेंगे, या ब्याज दर ज़्यादा होने पर कम बचत करेंगे, ताकि अपने बुढ़ापे या आश्रितों के लिए एक निश्चित वार्षिक आय जुटा सकें। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन विशेज टू हैव एनुअल इनकम of rupees 4,000 after retirement. If we suppose the annual rate of interest is 10%, then he has to save 40,000 to get an income of 4,000. If rate of interest falls down 5%, then he has to save rupees 80,000 to get the desired sum of rupees 4,000. उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी आय सालाना 4,000 रुपये हो। तो अगर मान लें कि ब्याज की दर 10% है, तो उसे 4,000 रुपये की आय प्राप्त करने के लिए 40,000 रुपये बचाने होंगे। अगर ब्याज दर 5% है तो गिर जाती, तो 4,000 रुपये की वांछित राशि प्राप्त करने के लिए 80,000 रुपये बचाने होंगे। There will be, of course, be many people will go on saving whatever the rate of interest. Thus, it can be said that saving encouraged when interest rate is high, discouraged when it is low. तो बेशक ऐसे कई लोग होंगे जो ब्याज की दर चाहे जो भी हो बचत करते रहेंगे। इस प्रकार ही कहा जा सकता है, जब ब्याज दर अधिक होती है तो बचत को प्रोत्साहित किया जाता है, और जब कम होती है तो उसे हतोत्साहित किया जाता है। बचत की अवधारणा का उपयोग बचत use of the concept of saving. The concept of saving help us to analyze the many macroeconomic aspects such as बचत की अवधारणा और उसका उपयोग बचत की अवधारणा कई वृहद आर्थिक पहलुओं पर विश्लेषण करने में मदद करती है, लाइक फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमी एक्टिविटी बिटवीन द प्रोपेंसिटी एंड रिसेशन। प्रवृत्ति और मंदी के बीच आर्थिक गतिविधि में उतार चढ़ाव। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास की प्रक्रिया। The method of financing economic growth. The method of financing gross domestic and capital formation. आर्थिक विकास के वित्त पोषण, वित्तीय और सकल घरेलू पूंजी निर्माण की विधि। Change or fluctuation in economic activity may occur when investment spending is greater and smaller than saving at a given level of income. आर्थिक गतिविधि में परिवर्तन और उतार चढ़ाव तब हो सकता है जब निवेश व्यय आय के लिए दिए गए स्तर पर बचत से अधिक या कम हो। Moreover, the resource going into a productive process, capital formation, may have a direct relationship with economic growth. इसके अलावा उत्पादक प्रक्रिया में जाने वाले संसाधन यानी पूंजी निर्माण या आर्थिक विकास के साथ सीधा संबंध हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, ग्रोथ इन इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिजल्ट आइदर फ्रॉम वाइडनिंग एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल और इंटेंसिफाई इट्स यूजर यूटिलाइजिंग मोर कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर एंड आउटपुट labor of output. Lastly, all the economic activities, agriculture and industrial or service, depending on the availability of financial resource. इसके अलावा
हाँ, आर्थिक गतिविधि में परिवर्तन या उतार-चढ़ाव तब हो सकता है जब वो निवेश व्यय किसी दिए गए स्तर पर बचत से अधिक या कम हो। इसके अलावा उत्पादक प्रक्रिया में जाने वाले संसाधन यानी पूंजी निर्माण का आर्थिक विकास के साथ सीधा संबंध हो सकता है। दूसरे शब्दों में आर्थिक गतिविधि में वृद्धि या तो पूंजी के आवेदक को व्यापक व्यापक बनाने या उसके उपयोगकर्ता को तीव्र करने के श्रम और उत्पादन की प्रति इकाई अधिक पूंजी का उपयोग करने में हो सकती है। अंत में सभी आर्थिक गतिविधियां कृषि, औद्योगिक या सेवाएं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक इन संसाधनों को उत्पन्न किया जाना चाहिए। सेविंग एंड उत्पन्न किया जाना चाहिए। दीज रिसोर्स नीडेड इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी जनरेटेड। द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स एंड वॉल्यूम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन depend upon the intensity and efficiency with which saving encouraged, rather directed toward the investment. An institutional mechanism financial system perform this role to aid economic growth. As more saving moves through the फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल डेप्थ इंक्रीजेज। वित्तीय संसाधनों की मात्रा, पूंजी निर्माण की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि बचत को किस तीव्रता और दक्षता से प्रोत्साहित किया जा सकता है, एकत्रित किया जा सकता है और निवेश की ओर निर्देशित किया जाता है। एक संस्थागत तंत्र यानी वित्तीय प्रणाली आर्थिक विकास में सहायता करने के लिए भूमिका निभाती है। जैसे जैसे अधिक बचत वित्तीय प्रणाली में माध्यम से आगे बढ़ती है, वित्तीय गहराई बढ़ती है। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। किसी भी अर्थव्यवस्था में बचत को अक्सर निवेश के बराबर माना जाता है। घरों और कंपनियों और सरकार की बचत की वित्तीय माध्यमों जैसे बैंक और अन्य वित्तीय संसाधन। Saving is often equated with the investment in any economy. The saving of households, company as well as government are transferred to those who require it for investment purpose via financial intermediaries like bank, other financial institutions such as investment and generally contribute to economic growth by the adding to capital base of the nation. जैसे कि हमने बोला कि किसी भी अर्थव्यवस्था में बचत की अक्सर निवेश के बराबर माना जाता है। घरों, कंपनियों या सरकार की बचत की वित्त में मध्यस्थता जैसे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उन लोगों को हस्तांतरित किया जाता है जिसे निवेश और उद्देश्यों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इस तरह से निवेश और आमतौर पर देश की पूंजी आधार को जोड़कर आर्थिक विकास का योगदान करते हैं। When the term investment is used in economic, it refers to expenditure incurred by the individual when the term used in economic, it refers to expenditure incurred by the individual business on the purchase of new plant, machinery, building of new house, factories, school construction, or of road. It's in other word, in the acquisition of new physical capital. Investment can be called addition to the capital stock of economy. In a brief, it include following the kind of expenditure. जब अर्थव्यवस्था में निवेश शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका तात्पर्य किसी कंपनी द्वारा किए गए व्यय से होता है। व्यक्तियों और व्यवसाय को एक नए संयंत्र और मशीनरी खरीद, निर्माण पर नए घर, कारखाने, स्कूल, सड़कों का निर्माण आदि। दूसरे शब्दों में ये कई नई भौतिक पूंजी के अधिग्रहण में है। निवेश को अर्थव्यवस्था के पूंजी स्टॉक में वृद्धि के रूप में कहा जा सकता है। संक्षेप में इसे निम्नलिखित प्रकार से व्यय किया जाता है। A stock and or inventories expenditure incurred by business on the purchase of new raw materials, semi-finished good on the stock of unsold goods are counted on as investment. स्टॉक या इन्वेंट्री कच्चे माल अर्थ तैयार की गई खरीद बिना बिके माल के स्टॉक व्यवसायों द्वारा किए गए इन्वेंट्री व्यय को निवेश के रूप में गिना जाता है। स्थायी fixed capital, the expenditure made on the new plant, machinery, vehicles, household facilities. Example, extra are the also include in investment. In other words, JM Keynes
Investment means real investment which refer to increase in real capital stock of the economy. स्थायी पूंजी नए संयंत्रों, मशीनरों, वाहनों, मकानों, सुविधाएं आदि पर किया गया निवेश शामिल है। जेम किन शब्दों को निवेश का अर्थ है कि वास्तविक निवेश जो वास्तविक पूंजी स्टॉक में वृद्धि को दर्शाता है। Now we will understand the type of investment in which autonomous investment से हम start करेंगे जो स्वायत्त निवेश है। Investment which does not change with change in income level is called as autonomous or government investment. वह निवेश जो आय स्तर में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता स्वायत्त या सरकारी निवेश कहलाता है। The investment which is not influenced by the change in the nation income is called autonomous investment. In other words, autonomous investment is independent of the level of national income. As regards the size of autonomous investment, it is influenced by the many basic factors such as the increase in population, manpower, level of technology, the role of the interest and expectation of the future economic growth, role of the capacity, etc. वह निवेश जो राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है। दूसरे शब्दों में सहायक निवेश राष्ट्रीय आय के स्तर से स्वतंत्र होता है या स्वायत्त स्वतंत्र होता है। स्वायत्त निवेश के आकार के संबंध में कई बुनियादी कारकों में प्रभावित जैसे जनसंख्या में जनशक्ति, प्रौद्योगिकी स्तर, ब्याज की भूमिका, भविष्य की आर्थिक वृद्धि अपेक्षाएं, क्षमता उपयोग में भूमिका आदि। Autonomous investment remains constant irrespective of income level, which means even if income is low, autonomous investment remain the same. It refers to the investment made on the houses, roads, public building, and other part of infrastructure. The government normally makes such as the type of investment. शायद निवेश आय से स्तर से बावजूद स्थिर रहता है, जिसका अर्थ है कि भले ही आय कम हो, शायद निवेश वही रहता है जो घरों, सड़कों, सार्वजनिक भवनों और बुनियादी ढांचे और अन्य भागों पर किए गए निवेश को संदर्भित करता है। सरकार आमतौर पर इस प्रकार का निवेश करती है। Now we will understand induced investment. Investment which changes with changes in income level is called the induced investment. Investment is the economy influenced by income or outcome of the economy. The larger nation income, the higher is the investment. Induced investment is change in the investment which induced by change in nation income. प्रेरित निवेश वह निवेश जो आय स्तर में परिवर्तन के साथ बदलता है प्रेरित निवेश कहलाता है। अर्थव्यवस्था में निवेश अर्थव्यवस्था की आय या उत्पादन प्रभावित होता है। राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी निवेश भी उतना ही अधिक होगा। प्रेरित निवेश वह परिवर्तन होता है जो राष्ट्रीय आय में प्रेरित होता है। प्रेरित होता है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम लेवल, दैट इज द हाई लेवल ऑफ द इनकम। Entrepreneurs are induced to invest more, vice versa. At the higher level of income, consumption expenditure increase. This leads an increase in investment capital goods or order to produce more consumer goods. प्रेरित निवेश आय स्तर पर सकारात्मक रूप से संबंधित है, यानी आय के उच्च स्तर पर उद्यमी अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित होता है। इसके विपरीत आय के उच्च स्तर पर उपभोग व्यय बढ़ता है, जिससे अधिक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए पूंजीगत वस्तुओं को निवेश में वृद्धि होती है। Financial investment, investment made in the buying financial investment such as new shares, bonds, securities, etc. is considered as financial investment. However, the money used for purchasing existing financial instruments such as old bonds, old shares, etc. cannot be considered as a financial investment. It is a mere transfer of financial asset from one individual to another. In a financial investment, money invested for buying new shares or bond as well as debenture having a positive impact on employment level, production and economic growth. वित्तीय निवेश नए
शेयर, बॉन्ड, सिक्योरिटी आदि जैसे वित्तीय साधनों का खरीदने में किया जाता है निवेश वित्तीय निवेश माना जाता है। हालांकि पुराने बॉन्ड, पुराने शेयर आदि जैसे मौजूदा वित्तीय साधनों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे वित्तीय निवेश नहीं माना जा सकता। यह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वित्तीय परिसंपत्ति हस्तांतरण मात्र है। वित्तीय निवेश में नए शेयर, बॉन्ड के साथ साथ डिबेंचर खरीदने के लिए निवेश किए गए हैं पैसे रोजगार स्तर, उत्पादन, आर्थिक विकास सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रियल इन्वेस्टमेंट that is the वास्तविक निवेश investment made in new plant equipment construction public utilities like school roads railway extra considered as a real investment in a new machine tool plant equipment purchase factory building extra increases in employment production and economic growth of the nation. Thus the real investment has a direct impact on employment generation and economic growth. वास्तविक निवेश नए संयंत्र उपकरणों में किया गया निवेश स्कूल, सड़क, रेलवे जैसे सार्वजनिक उपयोगकर्ता का निर्माण आदि को वास्तविक निवेश माना जाता है। नए मशीन टूल्स, खरीदे गए संयंत्र उपकरणों, फैक्ट्री बिल्डिंग आदि में वास्तविक निवेश में देश के रोजगार, उत्पादन, आर्थिक वृद्धि बढ़ती है। इस प्रकार वास्तविक निवेश को रोजगार सृजन, आर्थिक वृद्धि और आदि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। Planned investment made with a plan in a several sector of economy with a specific objective is called planned or intended investment. Planned investment can also be called as intended investment because the investor while making investment make a concrete plan of his investment. नियोजित निवेश अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में विशिष्ट उद्देश्यों के साथ योजना के साथ किया गया निवेश नियोजित अभिप्रेत निवेश कहलाता है। नियोजित निवेश को अभिप्रेत निवेश भी कहा जा सकता है क्योंकि निवेशक निवेश करते समय अपने निवेश का ठोस योजना बनाता है। Unplanned investment done without any planning is called unintended investment. In a planned type of investment, investor make investment randomly without making any concrete plan. Hence, it is called unintended investment. Under this type of investment, the investor may not consider a specific objective while they making investment decision. बिना किसी योजना के किए गए निवेश अनियोजित अनपेक्षित निवेश कहा जाता है। अनियोजित प्रकार के निवेश में निवेशक बिना किसी ठोस योजना के बेहतर ढंग से निवेश करते हैं, इसलिए इसे अनपेक्षित निवेश कहा जाता है। इस प्रकार के निवेश के तहत निवेशक निवेश का निर्णय लेते समय विशिष्ट उद्देश्यों पर विचार नहीं कर सकता है। Net investment is called investment less capital consumption depreciation during the period of time, usually a year. It must be noted that part of investment is meant depreciation of capital asset or for replacing worn out capital asset, hence it must be directed to arrive for net investment. सकल निवेश का अर्थ है संयंत्र, मशीनरी, कारखाना, भवन आदि जैसे नई पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए खर्च की गई कुल राशि। यह एक अवधि में पूंजीगत परिसंपत्तियों पर किया गया कुल व्यय है। नेट इन्वेस्टमेंट शुद्ध निवेश नेट इन्वेस्टमेंट इज द ग्रोस इन्वेस्टमेंट लेस माइनस कैपिटल कंजप्शन depreciation and during the period of time, usually a year. It must noted that a part of investment meant for depreciation of capital asset for replacing worn out capital asset, hence it must be directed to arrive at net investment. शुद्ध निवेश एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष के दौरान सकल निवेश में पूंजीगत खपत मूल्यह्रास को घटाकर घटाया हुआ किया जा सकता है। ये ध्यान रखा दिया जाना चाहिए कि निवेश का एक हिस्सा पूंजीगत परिसंपत्ति के मूल्यह्रास या खराब हो चुकी पूंजीगत परिसंपत्ति को बदलने के लिए होता है। Saving and economic growth. All economics operates a stock of real and financial asset
Real asset may be tangible or intangible. Example of tangible real estate are land, natural resources, building, the inventories, equipment, durables, and infrastructure. Example intangible real estate, human capital, organizational system, government. Every asset represent every either by the owner himself, by the leader. Surplus saving. Most of the real estate are financed through the borrowing and supplier financial asset or claim securities investment come into existence to enable transfer saving financial asset may be classified as equity instrument. Real financial asset must be and track the process of process capital formation to take place. बचत और आर्थिक विकास सभी अर्थशास्त्र वास्तविक और वित्तीय परिसंपत्तियों के स्टॉक के साथ काम करती है। वास्तविक परिसंपत्तियां मूर्त या अमूर्त हो सकती है। दैट इज दी मे बी टेंजिबल और इंटेंजिबल। द मूर्त टेंजिबल मीन्स वास्तविक परिसंपत्तियों का उदाहरण है भूमि, प्राकृतिक संसाधन, भवन, इन्वेंट्री, उपकरण, टिकाऊ वस्तुएं, बुनियादी ढांचा। इंटेंजिबल संपत्तियों के उदाहरण में मानव पूंजी, संगठनात्मक प्रणाली और सरकार। प्रत्येक परिसंपत्ति का या तो मालिक द्वारा अधिशेष बचत के उधारकर्ताओं द्वारा बचत प्रतिनिधित्व करती है। अधिकांश वास्तविक परिसंपत्तियों को उधार के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। निवेश के लिए बचत के हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए वित्तीय परिसंपत्ति या दावे दावे या उपकरण अस्तित्व में आते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों को इक्विटी उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पूंजी के निर्माण प्रक्रिया के लिए वास्तविक वित्तीय परिसंपत्तियों संपर्क होना चाहिए। Type of economic units. In any economic, there are two type of economic units. Entity surplus spending the economic units and deficit spending the economic units. सरप्लस स्पेंडिंग इकोनॉमिक यूनिट्स। किसी भी अर्थव्यवस्था को दो प्रकार से आर्थिक इकाइयों निकाय होते हैं। अतिरिक्त व्यय वाली आर्थिक इकाइयाँ या घाटे में व्यय आर्थिक इकाइयाँ। सरप्लस स्पेंडिंग इकोनॉमिक यूनिट अधिशेष व्यय वाली आर्थिक इकाइयाँ। ये these are units whose consumption and planned of cash balance or financial assets. The surplus saving that held in form is in the fact lending for productive investment. Such lending by the surplus spending sector can be termed as demanding financial asset or supplying loanable funds. In India, household sector is a net surplus spending economic unit. Household and other sector discussed in detail flow funds analysis. ये वो इकाइयाँ हैं जिनकी खपत नकदी शेष या वित्तीय परिसंपत्तियों की योजना बनाई जाती है, अधिशेष बचत रूप में रखी जाती है, वास्तव में उत्पादक निवेश के लिए उधार है। अधिशेष खर्च क्षेत्र द्वारा इस तरह उधार को वित्तीय परिसंपत्तियों की मांग या ऋण योग्य निधियों की आपूर्ति कहा जा सकता है। भारत में घरेलू क्षेत्र डेफिसिट शेष आर्थिक इकाई धन प्रवाह विश्लेषण में घरेलू अन्य क्षेत्रों विस्तार में चर्चा की जाती है। डेफिसिट स्पेंडिंग इकोनॉमिक यूनिट्स घाटे में चलने वाली आर्थिक इकाइयाँ। Deficit spending economic units. These are units whose consumption or planned exceeds income. Deficit spending economic units are have negative saving. They finance needs by borrowing or decreasing their stocks and finance asset. A borrowing by deficiting by deficit spending the economic which have a negative saving and financial need by borrowing by decreasing their stock of the financial assets, and a borrowing by deficit spending units create a supply of financial securities or demand
for loanable funds in India government, the corporate sector are deficit spending economic units. ये वो इकाइयाँ हैं जिनकी खपत और नियोजित आय से अधिक है, और घाटे में खर्च करने वाली आर्थिक इकाइयों की बचत नकारात्मक होती है। वे उधार लेकर वित्तीय परिसंपत्तियों से अपने स्टॉक को कम करके ज़रूरतों को पूरा करते हैं। घाटे में खर्च करने वाली इकाइयों को द्वारा उधार लेने से वित्तीय परिसंपत्तियों की आपूर्ति या उधार देने योग्य निधियों को मांग पैदा करता है। भारत में सरकार और कॉर्पोरेट क्षेत्र में घाटे में खर्च करने वाली आर्थिक इकाइयाँ हैं। The surplus saving of the surplus spending household units have to transfer to the surplus spending economic. A link in a form of financial system is necessary to transfer surplus saving to deficit unit. The surplus and deficit unit can be brought together either directly through the external financial financing or indirectly through the intermediation bank and other financing institution. अधिशेष खर्च करने वाली घरेलू इकाइयों की अधिशेष बचत को अधिशेष खर्च करने वाली आर्थिक इकाइयों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अधिशेष बचत को घाटे वाली इकाइयों में स्थानांतरित करने के लिए वित्तीय प्रणाली के रूप में एक कड़ी आवश्यकता है। अधिशेष और घाटे वाली इकाइयों को या तो सीधे बाहरी वित्त पोषण के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से मध्यस्थता बैंक द्वारा वित्तीय अन्य वित्तीय संस्थान के माध्यम से एक साथ लाया जा सकता है। Illustration how surplus spending economic unit lend funds to ultimate lender. This transfer of funds from surplus spending sector to deficit spending sector through a financial system leads to capital formation and economic growth. In a simple term is real nation product output over a time. इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। Here is the household sector, rest of the world, surplus spending economic unit, C plus I. अधिशेष व्यय वाली आर्थिक इकाइयाँ जिसमें घरेलू क्षेत्र हो सकते हैं, शेष विश्व हो सकता है। ये क्या करेंगे, ये अंतिम ऋणदाता के पास में जाएंगे जो तरीके से ऋण दे रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम के पास जाएगा, मतलब यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जाएगा, और वो जो है अल्टीमेट बोरोवर के पास पहुँचेगा, कैपिटल फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और डेफिशिट स्पेंडिंग इकोनॉमिक यूनिट्स। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट और कॉरपोरेट है उनकी जो है एक तरीके से घाटे में खर्च करने वाली जो आर्थिक इकाइयाँ हैं उनके पास भी पहुँचेगी, क्योंकि यहाँ पर जो एक तरीके से जो है हमारे पास में जो ऋणदाता है, ये ऋण मतलब जो दे रहे हैं, ये फाइनेंशियल सिस्टम यानी यहाँ पर बैंक हो सकता है, और बैंक जो है यहाँ पर एक तरीके से बोरोवर कौन हो सकता है, बोरोवर यहाँ पर जो है गवर्नमेंट हो सकता है, कॉरपोरेट हो सकता है, इनके पास जाकर इनकी हेल्प कर रहे हैं, मतलब और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है एक तरीके से। कंपोनेंट ऑफ सेविंग, क्या क्या कंपोनेंट हैं सेविंग के वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये समझो, सी इज़ अ उपभोग और आई इज़ अ नियोजित निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। सी इज़ अ उपभोग यानी कंजप्शन। बट हमने डोमेस्टिक सेविंग प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट। फर्स्ट इज हाउसहोल्ड सेक्टर सेविंग and private corporate saving and public sector saving. First of all, we understand घरेलू क्षेत्र की बचत एंड निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत और सार्वजनिक क्षेत्र की बचत। घरेलू क्षेत्र की बजट को समझते हैं। Household sector saving constitutes the largest portion of gross domestic saving. Household sector comprises a saving in a financial asset, saving in a physical asset. Household saving in a financial asset is estimated as a gross financial asset net of financial liabilities, while the household saving in a physical asset net
Household saving is a financial asset is estimated as a gross financial asset net of the financial liability, while the household saving a physical asset in a net addition physical asset any by households. इस तरीके से हम यहाँ पर जो है घरेलू बचत क्षेत्र की बचत में वित्तीय परिसंपत्तियों में बचत या भौतिक परिसंपत्तियों में बचत शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों में घरेलू बचत का अनुमान सकल वित्तीय परिस्थितियों के वित्तीय देनदारियों को घटाकर किया लगाया जाता है, जबकि भौतिक परिसंपत्तियों में घरेलू बचत परिवारों द्वारा भौतिक परिसंपत्तियों की गई शुद्ध आय से मतलब है। अब सकल घरेलू बचत और निवेश हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्तमान बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत राशि औसत 2009 से 3, 4 से 10 के बारे में हम बात कर रहे हैं। और एक तरीके से अरब कीमत है 2009 10 10 11 और 11 12 को यहाँ पर लिया गया है। ग्रोथ जो होती है ना, मतलब इंडिया की आज गवर्नमेंट है, उस जो गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की जो एक तरीके से यहाँ 11 12 को बेस रखते हुए बात कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है घरेलू बचत